गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले के बारे में स्टडी करी थी। ठीक है, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्या था, हमारा मास डिफेक्ट से ही रिलेटेड था। तो उसको हमने फाइंड आउट करा था और उसी में हमारी क्या आ रही थी, बाइंडिंग एनर्जी आ रही थी। तो हमने ये देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही थी, हमारी वॉल्यूम एनर्जी पे, हमारे एसिमेट्रिकल फॉर्म पे, कूलम एनर्जी पे, हमारी एसिमेट्रिकल फॉर्म और सरफेस एनर्जी और हमारी फायरिंग एनर्जी पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमने जब आपको मास डिफेक्ट वाली चीज़ पढ़ाई थी, यानी कि द्रव्यमान क्षति वाली चीज़ पढ़ाई थी, तो उसमें हमने देखा था कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। द्रव्यमान क्षति वो कुछ भी नहीं कि जो हमारा मास ऑफ दी न्यूक्लियस है और जो न्यूक्लियॉन्स है उनके मास में जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट बोलते हैं। यानी कि नाभिक को बनने वाले जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमेशा नाभिक से ज़्यादा होता है। तो उसी से रिलेटेड वो जो एनर्जी, वो जो क्षति हो रही है, वो जो फॉर्म मास निकल रहा है, तो उसी को हमने क्या बोला था, वो फॉर्म ही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी और कुछ नहीं, आपके न्यूक्लियस को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, वही क्या कहलाती है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी। तो उसी से रिलेटेड हम वो जो मास डिफेक्ट है यानी कि मास डिके हो रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें मास डिके निकाल लेंगे हम, तो हम बाइंडिंग एनर्जी आसानी से निकाल पाएंगे। और बाइंडिंग एनर्जी हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो अपने आप ही मास ऑफ द न्यूक्लियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल बेस में कभी आ जाए कि आप नाभिक का मास निकालें, तो उससे रिलेटेड मैं अभी पहले ये चीज़ करा देती हूँ। उसके बाद में हम नाभिक के स्थायित्व का प्रतिबंध पढ़ेंगे कि नाभिक स्टेबल कब रह सकता है और कब नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मास डीके का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मास डीके क्या है। मास डीके और कुछ नहीं है, मास ऑफ द न्यूक्लियस माइनस ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस है। तो हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट इज इक्वल टू, अगर आपका छोटा एम और बड़ा एम में थोड़ा कंफ्यूजन हो तो देख लेना, ये मास डिफेक्ट है जो मैंने मास डिफेक्ट डेल्टा एम से ही इसको लिखा था। तो मास डिफेक्ट और कुछ नहीं था आपका, नंबर ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द प्रोटॉन माइनस ऑफ क्या था आपका भाई, नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन, ऐड हो जाएगा, ऐड ए माइनस जेड एम एन, और माइनस ऑफ आपका क्या है, मास ऑफ द न्यूक्लियस है। ठीक है, मास ऑफ द, अब हम इसको क्या करेंगे, हमको क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एम पी सी स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ जेड एम एन सी स्क्वायर माइनस ऑफ एम, ये न्यूक्लियस का मास है, सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिलेशन हो गया। अब चूंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो ईबी था वो क्या बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, डेल्टा एम सी स्क्वायर था, तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, ईबी। ईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जेड एम पी सी स्क्वायर प्लस ए माइनस ऑफ जेड एम एन सी स्क्वायर माइनस ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, क्योंकि हमें ईबी का मान, हमें तो मास ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द न्यूक्लियस निकालने के लिए ईबी यानी कि आपकी सारी क्या हो जाएंगी, ये सी से, ये सब आपके किस में रूप हो गए, आपके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो आप ईबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ईबी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस ऑफ जेड एम एन माइनस ऑफ एम मास ऑफ द न्यूक्लियस हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, और हमें ये सब पता है, तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, जेड एम पी प्लस ए माइनस ऑफ जेड एम एन माइनस ऑफ ईबी बन गया। अब हमारे पास में जो मास है एम एन, एम पी, एम एन और ईबी, इन सबको हम किस में लिख देंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वेयर एम पी कितना है, मास ऑफ द प्रोटॉन
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 938.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन जो है मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना है आपके पास में 939.55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास में 0.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इन सब के वैल्यू हमें पता है और हम सबको यहाँ पर लिख देंगे, और ई भी हम कैसे निकाल लेंगे फ्रॉम दिस फॉर्मूला, तो हम सब कुछ इसमें से फाइंड आउट करके मास ऑफ द न्यूक्लियस और बाइंडिंग एनर्जी ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आपका किसके लिए बताया था मैंने कि आपका अगर बाय चांस न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल ऐसा ही है, मैं बता देती हूँ। जैसे फाइंड आउट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर हमें इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड आउट करनी है यूजिंग सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तो हम इसकी इस एलिमेंट की क्या कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें आपको इन सब के क्या होंगे मान दे दिए जाएंगे, और उसके बाद में आप इसमें निकाल के उसकी बाइंडिंग एनर्जी को या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप घर पे इसको बैठ कर देखें ना कि हम इसका इस एलिमेंट का बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता ही दिया, Eb इज इक्वल टू दिस वन, एंड आप इसमें ये आपको सारी वैल्यूज इसमें दे रखी होगी। Z आपको नोन है, ए आपको नोन है, तो आप इन सब की वैल्यू रखकर आप क्या कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगा, जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उसको एटॉमिक मास से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम इसी से ही कोरिलेट करते हुए नाभिक के स्थायित्व की शर्त पढ़ेंगे कि उसका प्रतिबल क्या है। यानी कि हम आप पढ़ेंगे कि आपकी कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग ओड मास, अगर आपको उसका ओड मास है तो हम उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं, क्या उसकी सिचुएशन होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसी को ही बोलते हैं मास पैराबोला। इसका मास पैराबोला के रूप में भी इसका क्या हो सकता है नाम आ सकता है। ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान परवलय कहते हैं इसको, और उससे रिलेटेड आपका इसका क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमें पता है कि अगर हमें कोई स्थायित्व निकाले, हमें पता है हमारे नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब उनका अगर हमारे पास में अगर ओड है वो ओड मास है उनका, तो फिर ओड मास नंबर को तो फिर हम उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं। तो हम मैथ्स में पढ़ सकते हैं कि हमारा अगर स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम मैक्सिमा मिनिमा वाली कंडीशन को इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमा मिनिमा की शर्त को अप्लाई करते हुए हम इसको इस रूप में बना देंगे कि हमारी इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी, परवलय के रूप में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब जब हम इस परवलय को इस रूप में आपकी जब इक्वेशन आएगी तब हमें देखेंगे कि जो सबसे नीचे यहाँ पर जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं मोस्ट स्टेबल रहते हैं, और जो यहाँ पर जिनका एटॉमिक मास इस रूप में होगा वो क्या होंगे स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो अनस्टेबल है पार्ट एलिमेंट्स वो स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए या तो फ्यूजन करते हैं या फिशन करते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमको इसमें भी दिखानी पड़ेगी। या तो आपके पार्टिकल बीटा डिके करेंगे, बीटा प्लस या बीटा माइनस पार्टिकल को क्या करेंगे इमिट करेंगे, और जब ये पार्टिकल्स इमिट होंगे यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इस तरह से चेंज होंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं डिके होते हैं। तो ये यहाँ से और कुछ पार्टिकल यहाँ स्टेबल होने के लिए तो कहीं बीटा प्लस डिके होंगे एमिट होंगे, और कहीं बीटा माइनस पार्टिकल क्या होंगे डिके होंगे। तो सबसे पहले हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इस वाली इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा वाली शर्त को देखना पड़ेगा। अब अगर आपके मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि अगर आपका कोई नाभिक है और उसका ओड
मास नंबर है तो उसकी जो पैरिंग एनर्जी मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन है वो क्या हो, उनकी संख्या बराबर नहीं हो तो उस एनर्जी को हम उस फॉर्म में पैरिंग एनर्जी बोलते हैं। तो अभी हमारे पास में चूंकि ये ओड मास है तो उनकी पैरिंग एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी AP = 0 हो जाएगी। तो हम इस वाले फॉर्मूले में AP क्या कर देंगे 0 पुट कर देंगे कि AP फॉर द ओल्ड मास क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो हमारे पास हम स्टेबिलिटी के लिए डेल्टा EB किसके रेस्पेक्ट में करना है हमें, डेल्टा, क्योंकि प्रोटॉन और इनकी संख्या के रेस्पेक्ट में करना तो वो क्या होना चाहिए हमारे पास में, ये आपकी स्टेबिलिटी की कंडीशन है। यानी कि हम पहले z के रेस्पेक्ट में इसको क्या करें, डिफरेंशिएट करें और देन उसको हम 0 के रेस्पेक्ट में रख दें। तो हम सबसे पहले क्या करें, इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देंगे। अब हम इस इक्वेशन यानी कि हमको क्या करना है अब हम करेंगे इनको किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की शर्त क्या हो जाएगी आपके, EB क्या हो जाएगा, अब ये स्क्वायरिंग है यहाँ पे, तो हम स्टार्ट कर दें। तो EB AB A माइनस ऑफ AS A की पावर 2/3 माइनस AC Z माइनस 1 A 1/3 माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 2Z होल स्क्वायर अपॉन AP, क्योंकि क्या है AP 0 है। ओके, तो अब हमारे पास में इक्वेशन ये सेकंड आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, पुट 2 in 1 कर देंगे, यानी कि हमें क्या करना है, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट d/dz, ठीक है, EB का करना है हमें, तो हम EB की वैल्यू इसमें पुट कर दी। अब ये क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस ऑफ 0, ठीक है, पूरी इक्वेशन यहीं पे लिख देते हैं, d/dz पूरी इक्वेशन लिख देते हैं, AB A माइनस ऑफ AS A 2/3 माइनस ऑफ AC Z माइनस 1 A 1/3 माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 2Z का स्क्वायर अपॉन E, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये A वाली टर्म ये सब क्या हो जाएंगे आपकी 0, इसके रेस्पेक्ट में करना है एंड देन इसके रेस्पेक्ट में आपको इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान 0 माइनस ऑफ 0। अब हम करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ AC, Z के लिए पहले करेंगे Z² माइनस ऑफ Z हुआ, ये क्या बना आपके पास में माइनस ऑफ AC A 1/3, इसको तो बाहर निकाल देंगे हम, और हमारे पास में d/dz किसके रेस्पेक्ट में, Z² माइनस ऑफ Z का करना है, ठीक है। फिर हम वापस इसको बाहर निकाल देंगे, A माइनस ऑफ अपॉन A, और इसको सोल्व कर लेंगे हम, d/dz किसके रेस्पेक्ट में करना है, A माइनस 2Z का होल स्क्वायर के रूप में, A माइनस ऑफ 2Z होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू 0। अब करेंगे हम इसको माइनस ऑफ AC A 1/3 क्या हो जाएगा dz के, तो 2z माइनस ऑफ 1 2z माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ A/A, इसका करेंगे हम, तो A का तो 0, पहले 2 का करेंगे, तो 2A माइनस ऑफ 2z, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2, तो 2A माइनस ऑफ 2z माइनस ऑफ 2 बच गया इज इक्वल टू 0।
अब हम इसको क्या करें, क्योंकि हमें चाहिए z के फॉर्म में आपकी इक्वेशन, तो अब हम इसको फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, z के फॉर्म में इस इक्वेशन को करना है। तो अब हम इसको इस रूप में लिख के फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस ऑफ ए सी ए 1/3 2z माइनस ऑफ 1 प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 4 ए अपॉन ए माइनस ऑफ 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ रख लेंगे, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2ac z a 1/3 माइनस यहाँ प्लस ac a 1/3 प्लस 4 a अपॉन a बन गया माइनस ऑफ 8 a z अपॉन a इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब आपने इसको फर्दर सोल्व करके लिखा। अब सोल्व करने के बाद में हमारे पास में ये a से तो हमारा जो भी कट रहा है वो हम काट देंगे, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब वापस क्या बचेगा आपका, माइनस ऑफ 2ac z a 1/3 प्लस ac a 1/3 4 a माइनस ऑफ 8 a z अपॉन a इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, अब z को एक साथ टर्म को रखना है और बाकी इन दोनों टर्म को एक साथ रखना है। तो हम क्या करेंगे, ac a 1/3 प्लस 4 a ठीक है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 a z को कॉमन लेना है, तो 8 a अपॉन a प्लस 2ac अपॉन a 1/3, ये क्या हो गया आपका z। अब हमें z ही निकालना है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ac a 1/3 प्लस 4 a अपॉन 8 a ac a 1/3। ठीक है, यह आपका z के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको अब हम a 2/3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम इसको फर्दर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय a 2/3 से करना है। ओके, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा हमने, तो हमारे पास में आएगा ac a 2/3 प्लस 4 a बन गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय a अपॉन, इसमें भी हमें यही करना है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 8 a प्लस 2 ac a 2/3 और डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा हमें। कॉमन हम क्या लेंगे, 4 a कॉमन लेंगे हम इसमें से, यानी कि हमें 4 a कॉमन
लेके हम इसको फर्दर सोल्व कर देंगे। यहाँ पे एक ए बी ये रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें से 4AA या इसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा 4AA इसको लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास में, जैसे 4A अगर हमने इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर क्या बचेगा AC A 2/3 और क्या बचा हमारे पास में 4AA कॉमन बचा। तो यहाँ से हमने कॉमन लिया 1 प्लस AC A 1/3 4AA। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने क्या करा, इसमें भी 4AA कॉमन लिया, तो 4AA कॉमन लिया। यहाँ पर भी आपके पास में क्या बचेगा 2 प्लस 2AC A 2/3, यहाँ पर ये आपकी क्या हो जाएगा 2AA के रूप में हमारे पास में बच जाएगा। ये तो आपका क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में क्या बचा, यहाँ पर A बचेगा A प्लस AC 2/3। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या इक्वेशन बची, इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास में जो फॉर्मूला लास्ट जो फॉर्मूला बचेगा वो ये बचेगा A प्लस AC 4AA A 2/3 अपॉन 2 प्लस AC 2AA A 2/3। ये आपकी क्या है लास्ट जो Z का फॉर्म है वो आपके पास में बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में सबकी वैल्यू अवेलेबल है, मास भी है, हमारे पास में कूलम एनर्जी भी है, तो हम सबका क्या करेंगे मान रख देंगे। मान रखा तो AC का जो मान होता है यानी कि कूलम एनर्जी का जो कांस्टेंट का जो मान होता है वो 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और मास ऑफ एटॉमिक मास जो एसिमेट्रिकल वाले जो एनर्जी है उसका मान होता है 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ही इनका मान रखा हमने और जो भी एलिमेंट दिया होगा, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इनका सबका मान आ जाएगा। तो Z इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आएगा, जब हम इनका मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो Z इज इक्वल टू A प्लस 0.008 A 2/3 अपॉन 2 प्लस 0.016 A 2/3। यह आपका किसका मान आ गया, Z का मान आ गया, यानी कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स का मान आ गया। अगर हमको किसी भी एलिमेंट के लिए फिर हम इसको निकालेंगे तो हमें उस एलिमेंट का एटॉमिक मास भी पता होगा, Z निकल जाएगा उससे आपका। तो ये आपकी क्या है, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसके लिए, मास परवलय के यानी कि मास पैराबोला के लिए। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा आपका जो एलिमेंट है वो स्टेबल है और कौन सा स्टेबल नहीं है। इसी को ही हमें आगे कंटिन्यूएशन में देखना है। ठीक है, तो ये आपका किसके लिए न्यूमेरिकल बेस के लिए भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, और ऐसे भी आपके क्या है ये इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास में Z का मान इस फॉर्म में आ गया है। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्या बनेगा, मास परवलय क्या निकलेगा, द्रव्यमान परवलय क्या है।